बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक के इन एरोबिक रिस्पायरेशन। याद रखिए, इससे पहले हमने सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में लेक्चर दी थी कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है इसमें फूड ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू एनर्जी में। सेलुलर रिस्पायरेशन की दो टाइप्स थी। सेलुलर टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। बाद में मैं समझा दूंगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन को क्यों एनारोबिक कहते हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन दो किस्म की है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बेस पे। एक ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें फूड या ग्लूकोज ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ग्लूकोज completely breaks into many energy in the form of ATP. For example, जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एंड सो ऑन। सो एक ऐसा रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं, इसको हमने पहले लेक्चर में नाम दिया था एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक मीन ईयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन। इफ द ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सो ऑक्सीजन के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो ग्लूकोज या फूड इज इनकम्प्लीट ब्रेक या ऑक्सीडाइज इनटू लिटिल एटीपी या लिटिल एनर्जी बट क्विक एनर्जी। सो इस नामी रिस्पायरेशन को हम कहते हैं इन एरोबिक respiration. What is anaerobic respiration? A type of respiration in which glucose is partially break या partially oxidized into, oxidized mean to break, partially oxidized into little energy but quick energy. सो इस नामी रिस्पायरेशन को हम कहते हैं इन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन कॉमन है। फॉर एग्जांपल, दे आर मोस्टली अकर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में, लाइक माइक्रोब में बैक्टीरिया भी आते हैं, यीस्ट में, एंड सम मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स में। सो दो किस्म के रेस्पायरेशन है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेस पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी के बेस पे। एरोबिक हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर बाद में लिक रिएक्शन, फिर मज़ीद प्रोसेस हो गया क्रेब्स साइकिल और फिर ऑक्सीडाइज हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान मेनी एटीपी बनती है। एक और काइंड ऑफ रिस्पायरेशन है एनारोबिक रिस्पायरेशन, आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इट जनरेट इन इवन द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, इट जनरेट लिटिल एटीपी बट क्विक इट। ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इट generates a type of metabolic process. It generate little ATP या little energy in the absence
ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन से माइक्रोब जो इनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, मसलन बैक्टीरिया है, यीस्ट है, या इसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल सेल्स में देखेंगे तो इसमें भी एक ख़ास इनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जो सिंपल नाम है इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनएरोबिक रिस्पायरेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बेस्ड ऑन इन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन इन प्रोडक्ट के बेस पे, इन प्रोडक्ट नेचर के बेस पे एनारोबिक रिस्पायरेशन के दो किस्म के हैं, टाइप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन दो किस्म के। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या मतलब, अगर एक ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें एनर्जी कम मिलती है लेकिन जो प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनते हैं, सो इस रिस्पायरेशन को हम कहते हैं लैक्टिक। वाई देयर कॉल्ड लैक्टिक, एट द इन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिस्पायरेशन इज लैक्टिक एसिड, दैट्स व्हाई देयर कॉल्ड एज अ लैक्टिक एसिड, जिसमें पायरुवेट्स रिड्यूस होते हैं इनटू लैक्टिक एसिड में। और एक ऐसा एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें पायरुवेट्स रिड्यूस होते हैं इनटू अल्कोहल, इनटू इथेनॉल में, इसलिए इसका नाम रखा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट अकर which organisms it occurs in skeletal muscle cells of animals and some bacteria, some anaerobic bacteria. What is the main mechanism of anaerobic respiration? Steps of lactic acid फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दो स्टेप्स हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस। क्यों ग्लाइकोलाइसिस? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा ही यूनिवर्सल पाथवे है एरोबिक और इनएरोबिक में, जो कॉमन है वो ग्लाइकोलाइसिस है। दूसरे ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट वो पायरुवेट्स है, तो पायरुवेट्स को हम रिडक्शन करेंगे टू कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में किस तरह हमें एनर्जी मिलता है और साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनते हैं। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द इनिशियल फेज इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन into how many pyruvates? 2 pyruvates along with 2 ATP एनर्जी। ये ATP जो है ये क्विक एनर्जी है, क्विक एनर्जी है, ये हमें क्विक मिलते हैं। या स्केलेटल मसल सेल में ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज के दौरान जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिट होती है, सो स्केलेटल मसल सेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। इसी दौरान हमें क्विक सोर्स ऑफ एटीपी भी मिलते हैं। सो क्विक सोर्स ऑफ एटीपी हमें मिलते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज ब्रेक हो गया इनटू 2 पायरुवेट्स अलॉन्ग विद 2 एटीपी। ये 2 एटीपी तो हम क्विक लेंगे, यूटिलाइज होगा, अलॉन्ग विद 2 NADH में। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH भी मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस एंड रिडक्शन ऑफ पायरुवेट्स। नेक्स्ट स्टेप में जो पायरुवेट्स है ये रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए। ये हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? ये हाइड्रोजन NADH प्रोवाइड करेगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन NADH से आते हैं, ये NAD अनलोड होते हैं, ये वापस जाते हैं टुवर्ड्स
towards next glycolysis to keep the glycolysis continue. ये फिर ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव स्टेज में फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा और बाद में फिर पायरुवेट्स के साथ कंबाइन होगा. सो जैसे ये रिडक्शन के स्टेप में पायरुवेट्स रिड्यूस होते हैं इनटू व्हाट, इनटू लैक्टिक एसिड में. किस तरह पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन गया? बाय द रिडक्शन. क्योंकि अगर पायरुवेट का फार्मूला हम देखेंगे ना, 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है. NaDH ने जस्ट 2 हाइड्रोजन कंबाइन किया पायरुवेट के साथ, सो 3 कार्बन तो अपनी जगह पे, जस्ट 2 हाइड्रोजन की ज़्यादती आएगी तो 4 से 6 और ऑक्सीजन अपनी जगह पे. सो C3H6O3 इज़ द लैक्टिक एसिड. ये लैक्टिक एसिड इट आल्सो काज मसल फैटिग. अब ये वेस्ट है, नो, हम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाद में ये लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेट टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स लीवर, और फिर लीवर में एक साइकिल के थ्रू भी ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज अगेन. सो एक ऐसा साइकिल जिसमें लैक्टिक एसिड कन्वर्ट बैक इनटू ग्लूकोज, इस साइकिल का नाम है पूरी साइकिल. पूरी साइकिल. तो याद रखिए, ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज के दौरान पट्टों में जो क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है ना, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन से आती है, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो हमें क्विक एटीपी भी मिलते हैं और बाद में जो लैक्टिक एसिड है ये सर्कुलेट टूवर्ड लीवर है, लीवर में थ्रू पूरी साइकिल्स के जरिए दोबारा रिसाइकल होते हैं ग्लूकोज. ये ग्लूकोज फिर सप्लाई इसका होती है टूवर्ड्स मसल सेल्स. अच्छा जी, हमने लैक्टिक एसिड को डिस्कस की थी कि ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड द मसल सेल जनरेट क्विक एनर्जी और फिर बाद में ये पायरुवेट्स रिड्यूस होते हैं इनटू लैक्टिक एसिड और थ्रू पूरी साइकिल अगेन वो ग्लूकोज बनाएगा. जो दूसरी काइंड ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है, इसका नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कोहलिक? बिकॉज इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल है, इथेनॉल है. इट अकर एट विच सेल्स? इट अकर इन फंजाई. एक खास फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है, जिसका नाम है यीस्ट, बडिंग यीस्ट. अब यीस्ट क्या करेगा? यीस्ट किस तरह अपने लिए एनर्जी भी लेगा और साथ साथ अल्कोहल भी बनेगा? ये है यीस्ट. ओवरऑल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंप्लीट इनटू 3 स्टेप्स. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 3 स्टेप मैकेनिज्म में. पहले स्टेप में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले स्टेप में लाजिमन ग्लाइकोलाइसिस होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल पाथवे है, एरोबिक एज वेल एज एरोबिक. दूसरा स्टेप है वो है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और तीसरा स्टेप है रिडक्शन. क्या? रिडक्शन. हाउ मेनी स्टेप इन्वॉल्व ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? 3 स्टेप: ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन. सबसे पहले हम ड्यूरिंग यीस्ट अपने लिए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूटिलाइज करेगा थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए. सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा. ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुवेट्स along with how much energy? 2 ATP एनर्जी. ये 2 ATP एनर्जी, ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ये यूज़ करेगा बाय यीस्ट फॉर एनर्जी के लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए. इसकी ग्रोथ, इसकी मेटाबॉलिज्म, इसके डेवलपमेंटल फेजेस के लिए एनर्जी चाहिए. यीस्ट तो ये एनर्जी लेगा, लेकिन साथ साथ हमारे ग्लाइकोलाइसिस के फेज़ में भी Na2NADH भी प्रोड्यूस हुआ है. ये 3 नंबर स्टेप में हम इसको रिड्यूस करेंगे पायरुवेट्स के साथ. पहला स्टेप में तो हो गया, ग्लाइकोलाइसिस ने हमें क्या दे दिया? 2 पायरुवेट्स. फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है. याद रखिए 1 पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन है? शाबाश बेटा, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है.
अगर ड्यूरिंग सेकंड स्टेप में ये एक कार्बन रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो हाउ मेनी कार्बन आर लेफ्ट? 2 कार्बन कंपाउंड आर लेफ्ट, 2 कार्बन कंपाउंड, 1 2। इस 2 कार्बन कंपाउंड का नाम है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड सीक्रेट करेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इंडस्ट्रियल यूजेस में हम क्यों यूज़ बेकरीज में या अल्कोहल या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेवरेजेस है इसमें यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2 काम होते हैं। एक तो जो जितनी भी बेकरी है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और साथ साथ दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन फ्लेवर ऑफ वेरियस बेकरी प्रोडक्ट्स। सो पायरुवेट से सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। सो द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन और रिजल्ट इन 2 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हो जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम रिड्यूस करेंगे। थर्ड नंबर स्टेप क्या है? रिडक्शन है। शाबाश बेटा, रिडक्शन। एसिटल्डिहाइड को हम 2 हाइड्रोजन देंगे जिसके नतीजे में एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होती है इथानॉल में। सो एक ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसका इन प्रोडक्ट इथानॉल है और साथ साथ क्विक सोर्स ऑफ एटीपी है। सो इस किस्म के एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों साइंटिस्ट यीस्ट को सेलेक्ट करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड फॉर द बेकरी पर्पस? क्योंकि यीस्ट के पास 2 बेनिफिट्स है। एक तो यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जिसकी वजह से जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक वगैरह है, ये सॉफ्ट भी होते हैं और साथ साथ इसका जायका भी मेंटेन होती है। और अल्कोहलिक प्रोडक्शन के लिए, वाइन मेकिंग के लिए भी जितनी भी साइंटिस्ट है वो यीस्ट को यूटिलाइज करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देख लिया कि ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, partially breaks into little ATP but quick ATP. So partial breakdown of or incomplete breakdown of glucose into quick ATP and but little ATP, इस किस्म के रेस्पिरेशन का नाम है एनारोबिक। एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये नचोन निकाले कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है, मीन ब्रेक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीट या पार्शियली ऑक्सीडाइज होती है in the absence of oxygen. दूसरा मेन जो डिफरेंस है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर एट द साइटोसोल के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है। साइटोसोल से स्टार्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम पॉइंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोब्स और द साइटोप्लाज्म ऑफ यीस्ट सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एटीपी है एरोबिक, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ATPs। कितना ATP? 36 से लेकर 38 ATPs हमें मिलते हैं, रेंज फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक सेल्स। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इट जनरेट्स
हाउ मेनी एटीपी इट जनरेट ओनली क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है ओनली 2 एटीपी बट क्विक इन वेरी फास्ट। सो डिफरेंस तो ज़्यादा है, ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बेस पे, एंड प्रोडक्ट के बेस पे, और साथ साथ यील्ड के बेस पे और लोकेशन के बेस पे एरोबिक और इनएरोबिक रिस्पायरेशन वेरी करते हैं। इवन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करते हैं।